नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जी हां, हम इस वक्त जेएनयू में मौजूद हैं। यहां इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस चल रही है, जहां पर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और आज इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं भारत में जाति व्यवस्था पर, उसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर हम बात करेंगे और किस तरह से जो असर रहा है, जो खास एक धर्म में यानी हिंदुइज्म में जो जाति व्यवस्था थी, उसका असर किस तरह से दूसरे धर्मों पर भी पड़ा है। और किस तरह से इतिहास में अगर देखा जाए तो धर्मशास्त्रों से शुरू होकर और फिर धीरे धीरे किस तरह सफर तय करके जाति व्यवस्था मुगलों तक भी आई और मुगलों से फिर ब्रिटिश राज में भी दाखिल हुई और फिर किस तरह से जो मॉडर्न इंडिया, जो वर्तमान भारत था, आजाद भारत, वहां तक भी चलती आई और अब तक भी हमें छू रही है। किस तरह से जाति व्यवस्था को देखा गया है इतिहास में, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ जाने माने देश के इतिहासकार इस वक्त मौजूद हैं। मेरे साथ हैं प्रोफेसर DN झा। स्वागत है आपका डॉक्टर झा। इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर BD चट्टोपाध्याय मौजूद हैं, जाने माने हिस्टोरियन हैं। तीसरे खास मेहमान मेरे साथ प्रोफेसर भैरवी प्रसाद साहू हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री पढ़ाते हैं, और प्रोफेसर रणबीर चक्रवर्ती हैं, जेएनयू में इतिहास पढ़ाते हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर झा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ कि इतिहास में अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि वर्ण के बाद जाति जो है वो कब उसको स्थापित किया गया, कब वाकई उसको परिभाषित किया गया, तो ये कब देखेंगे हम? वैसे तो इसकी शुरुआत उत्तर वैदिक काल से ही है, लेकिन वैदिक काल के बाद कुछ ज़्यादा साफ तरीके से जातियाँ बनने लगी और वर्ण और जाति, वर्ण जो है वो एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हुआ, जाति जो है वो एक एक्चुअल जो प्रैक्टिस में जो चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर आधारित है। तो लेकिन इसका ज़्यादा आपको इस पर सामग्री मिलती है धर्मशास्त्रों से और धर्म सूत्र, गृह सूत्र, उसके बाद मनुस्मृति, बाद में जो स्मृतियां हैं, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि, जो उसमें ज़्यादा सामग्री है। तो धीरे धीरे इसमें रिजिडिटी आती जाती है जाति व्यवस्था में, और अनटचेबिलिटी जो कि वैदिक पीरियड में नहीं है वो बाद में आकर के शुरू हो जाती है। मेरा ख्याल है उत्तर वैदिक काल में और वैदिक काल के बाद, उसके बाद थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है। और ईसा के पहली दूसरी शताब्दी में अनटचेबिलिटी या ये कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके बाद से बढ़ती ही जाती है, रुकने का कहीं आसार नजर नहीं आता है। लेकिन प्रोफेसर झा, कहा तो ये भी जाता है कि जो वर्ण व्यवस्था है उसमें दरअसल जिक्र नहीं है, जो अछूत हैं उनका वर्ण व्यवस्था से बाहर जिक्र है, यानी कि उनको तो वर्णाश्रम के तहत नागरिक भी नहीं माना गया है। उनको अंत्यवसायन या अंत्यज यही कहा गया है शुरू में। अब बाद में उनकी संख्या बढ़ती गई है, क्योंकि अंत्यज को एक कम्युनिटी तो है नहीं, कई कम्युनिटीज हैं जो कि अंत्यज कैटेगरी में आती हैं, और बाद में इसका जिक्र ज़्यादा मिलता है शास्त्रों में। तो अब कई जातियां हैं जो कि अंत्यज में आप गिन सकते हैं। तो इसलिए मैं ये आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि अनटचेबिलिटी एज ए फेनोमेनन जो है वो बाद में ज़्यादा दिखाई देती है, शुरू में कम। बिल्कुल। प्रोफेसर चट्टोपाध्याय, ये बताइए कि फिलहाल किस तरह से जो वर्ग है, जो वर्ण है, वो कास्ट जो बना, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इसको इतिहास किस तरह से देखता है और क्यों ऐसा हुआ? Can I answer in English? Well, I'd like to look at the whole thing a little differently, because I don't think you can find any society which is totally egalitarian, जहाँ पे differences है नहीं. But Varna is something which institutionalized the difference between different communities, because you start with a situation when in a country there are different communities which interact with other communities in a different way, and there are two major criteria by which one community is distinguished from another community: the fact of exchange of women for marriage, एक बेटी, where do you marry your daughter, and the other is with whom you share your food. So these are two basic criteria
of the Varna and the Jati system. Now, in my hypothesis, the Jati existed in some form or the other. It was not institutionalized in the form of the difference between different communities, tribes or other groups. Varna is the system which one comes across in the later Vedic period, and it crystallizes much more in a later period, which institutionalizes the difference between different communities and orders these communities in a kind of divine order into 4 classes. If you remember that famous saying of Krishna in Bhagavad Gita, Chasgur Varnam Maya Srishtam Guna Karma Vibhagasya, that is, 4 Varnas have been created by me in terms of quality and action, the kind of work that they do. But at the same time, Krishna says that although I am the Karta of Varna, I am also the Akarta. I am not the creator, which means that it's not of divine, it's not of human origin, it's divine origin. So Varna is associated with divine creation. You mean to say that it will be actually by the virtue of birth, but not by what you do exactly in your real life? No. This is what Krishna meant. No, Krishna meant that it's only in terms of quality and the kind of action that you perform in your life. Now, ideally, that should have meant that you are able to change your jati or your varna. You should be able to do that. You should be able to do that, which was not possible, because then you have to juxtapose this varna with Varna Sankara, the fear of the contamination between varnas, between one varna and the other varna. The contamination is what? That the one varna marrying into another varna, that is transgression of the varna order. Now, if you are, if it is only on the basis of your quality and on the basis of what of your action, then why shouldn't you be able to So, but are you trying to say that as a society, when we prevented one person of one particular caste from marrying into other caste, is something where we actually prohibited and tried to control that order, where one cannot change the caste? Yes, I mean, this was instituted in order to prevent the change, to control the order. And according to the ancient beliefs imposed by the Brahmanical ideology, this transgression of the order was disastrous for the society, because then from ideal society you pass on into a chaotic society. It's not an ideal order, because there is a division between the producing varnas, the Vaishyas and the Shudras, who are a part of the caste or a varna order, and the non-producing varnas, the Brahmanas and the Kshatriyas. So this has to be maintained to perpetuate the system of exploitation which is embedded within the varnas. No, but what I want to understand now, that why do you think that as a member of the modern society, as we progressed, as individuals of the society, why the caste system still maintained the rigidity? Why it did not loosen up? Because of the ideological system in which the marriage of your daughter is important. Unless you can break that barrier, I mean, 2 criteria I mentioned, the marriage of your daughter and sharing food with other communities. Now, this commensality or sharing of food taboo, that has broken down considerably. But even then, except in some urban pockets, the taboo on the intercaste marriage or inter-varna marriage is still a taboo. Right. Now, that apart, even if that is transcended, even if intercaste marriage is universalized, that will not necessarily break the barrier, because caste is associated with your
profession, your Right. occupation. Yeah, but some people actually break that theory and they say that this is not, like Ambedkar said, that this is not valid, since occupations actually also occur in different societies of the world, but their caste does not exist. There also people actually practice a lot of other occupations, but still their caste does not exist. I'll come back to that, but Professor साहू, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि रोमिला थापर खासकर इस बात को ये कह रही हैं कि जो धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है और जो व्याख्या है, जो वर्णन वहां पे कास्ट का दिया हुआ है, वर्णाश्रम का दिया हुआ है, और सोसाइटी ने उसको जिस तरह से प्रैक्टिस किया, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। क्या आप उनकी थ्योरी को मानते हैं? नहीं, ये जो बात है ये अपने जगह पर सही है। कारण ये है कि धर्मशास्त्रों में जो लिखा गया है, आप अड़ी धर्मसूत्र से शुरू करेंगे, मनु होते हुए आगे जितना धर्मशास्त्र सब हैं, याज्ञवल्क्य हो या नारद हो, बृहस्पति हो, जाएंगे, समाज का एक छवि देखने को मिलता है कि समाज किस तरह से गठन होना चाहिए था, वो चीज मिलता है। लेकिन जो वहां मिलता है वो जो चाहिए है कि ऐसा होना चाहिए, वो चीज व्यक्त होता है। जो शायद होता था, जिस रूप में समाज था, शायद वो चित्र उभर के नहीं आता है। अब सवाल उठता है कि इतिहासकार इसे क्यों बोलते हैं? इतिहासकार इसलिए ऐसे बोलते हैं कि जो समाज अगर उसी तरह से था जैसे धर्मशास्त्र बताते हैं, तब ब्राह्मणिक लिटरेचर में, बुद्धिस्ट लिटरेचर में जो समाज के चित्र मिलता है, दोनों बराबर होते हैं, उसमें फर्क देखने को मिलता है। ब्राह्मणिक लिटरेचर, धर्मशास्त्र एक छवि आपको सामने लाते हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर दूसरा छवि लाता है। तो दोनों को जो आप कंपेयर कंट्रास्ट करते हैं, तो इतिहासकार को लगता है कि शायद समाज का जो असल चित्र था भिन्न था, रादर देन द धर्मशास्त्र। नंबर 1। नंबर 2, इंस्क्रिप्शंस या अभिलेख मिलते हैं, कॉपर प्लेट ढेर सारे मिलते हैं, पत्थर के ऊपर भी अभिलेख मिलते हैं। वो इंस्क्रिप्शन जो हम लोग देखते हैं, जो कि कभी गुप्त काल से अगर आगे बढ़ेंगे, बहुत बड़े पैमाने में मिलते हैं, रीजन आफ्टर रीजन, यू गेट देम इन हंड्रेड्स, यू गो टू साउथ इंडिया, देयर इन थाउजेंड्स। जब ये चित्र देखते हैं क्या मिलता है अभिलेखों में से सत्यता, वहां जो चित्र आता है वो चित्र नहीं उभरता है जो धर्मशास्त्र में लिखित है। अभिलेख जो लिखा जाता था एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाता था। कोई किसी को भूमिदान देता है, भूमिदान देते वक्त कौन कौन लोग वहां मौजूद हैं, कौन क्या कर रहा है, वो चीजें लिखा जाता था। समाज में जो हो रहा है वो चित्र के व्यक्त करना अभिलेख में ज्यादा व्हाट यू कॉल रिलेवेंट है। इसीलिए ये सब चीज डाटा को, लेकिन जब अथॉरिटी इस बात की कि हम जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है, ये हमारा धर्म कहता है चूंकि हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उससे बिल्कुल अलग तरीके से, विभिन्न तरीके से उसको प्रैक्टिस में लाना, क्या ये वाकई उल्लंघन नहीं हुआ? नहीं, वो उल्लंघन नहीं है। मैं आपको 2 चीज बोलना चाहूंगा इस संदर्भ में। छोटे इन ए नटशेल, समाज में जो हकीकत हो रहा है वो अपनी जगह पर हो रहा है। अथॉरिटी धर्मशास्त्र को इन्वोक करते हैं उसको लेजिटिमाइज करने के लिए कि जो आइडियल है वो चित्र होना चाहिए। भले जो हो रहा है वो आइडियल के साथ व्हाट यू कॉल मेल नहीं खा रहा है, लेकिन मैं क्योंकि अथॉरिटी में हूँ, मुझे दिखना चाहिए लोगों के नजरों में कि मैं आइडियल के प्रति व्हाट यू कॉल अपने आप को एडहेयर कर रहा हूं। ऐसा तो नहीं है कि धर्मशास्त्रों की बात फिर भी कुछ हद तक न्यायपूर्ण हो, लेकिन जो सोसाइटी में समाज के तौर पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, शायद हम उसे उतना आदर्श तरीके से ना कर पाए और इसलिए ये बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ऐसे बात नहीं है। आपको मैं दूसरा मॉडर्न एग्जाम्पल दूंगा जिससे कि बात स्पष्ट हो जाएगा। तो आज भी हमारे जो समाज में नेता लोग हैं या जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनको जो मन में आता है समाज में करते हैं, लेकिन जब बात उठता है कि आप जो जायज है नहीं है, संविधान का जिक्र करते हैं, तो संविधान का जिक्र करेंगे, यू विल टॉक अबाउट इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड ऑल दैट बिजनेस, बट रियलिटी में these things do not really come up in the way that we would want them to happen. शायद सबसे बेहतर एग्जाम्पल है कि संविधान क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, जो होता क्या है। चक्रवर्ती, मैं चट्टोपाध्याय जी की बात आप तक लाना चाहती हूँ कि जब ये इस बात का लॉजिक दिया जाता है, आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि ऑक्यूपेशन के हिसाब से जो आपका कारोबार रहा, जो आपने काम किया, उसके हिसाब से आपकी जाति बनाई गई, क्या आपको लगता है ये थ्योरी एग्जिस्ट करती है, या अम्बेडकर जिस तरह से कहते हैं कि पूरी दुनिया में फिर जातियां हुआ करती हैं, अगर ऐसा होता तो? देखिए, आधार आपको सोचना होगा किसके आधार पे आप ये देखते हैं। इतनी तक जो बात हुई थी धर्मशास्त्र के आधार पर, इतना धर्मशास्त्र का गुरुत्व का मामला है ही नहीं, क्योंकि ये किनके पॉइंट ऑफ व्यू है, ये ब्राह्मण लोग को, ब्राह्मणिकल सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू है। धर्मशास्त्र आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तो उन लोग तो उनके बारे के, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सारे सोसाइटी आदर्श क्या होगा वही बताए थे। वो जो आदर्श है, दैट इज नाइदर यूनिफॉर्म नॉर सिंगुलर। इतना बड़ा देश में इतना वैचित्र्य है, जगह जगह तरह तरह का वैचित्र्य है, और
ये जो हम सोच लेते हैं कि आप धर्मशास्त्र में दिया गया एक एक जाति का एक एक निर्दिष्ट वृत्ति है, वो वृत्ति से अब हट जाएंगे तो आपको जाति से हटा दिया जाएगा, तो नमी हो जाएगा। ये धर्मशास्त्र का आदर्श है। ये आदर्श सर्वभारतीय भी नहीं है। ये आदर्श सिर्फ एक एक जगह का एक एक किस्म का धर्मशास्त्र का जो इसको प्रणेता थे, और काफी का प्रणेता थे एक एक धर्मशास्त्र का, उन लोग को एक सम्मिलित व्यू है और ये आम जनता का व्यू नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोची गई बात है, यानी टॉप से सोचा जा रहा है नीचे वाले लोगों के बारे में। इन लोग को व्यू नहीं है। मैं आपको दो चीज बताता हूं। हम लोग जानते हैं क्या क्षत्रिय का क्या आदर्श काम है और वैश्य का क्या आदर्श काम है। 466 ईसाई सदियों में ये इंदौर अलीगढ़ के नजदीक एक जगह है, उधर से एक ताम्रपट्ट हमारे पास मिला। तो उसमें एक सूर्य मंदिर में 2 वणिक पैसा दिया था। अभी वणिक लोग देते हैं मंदिर के देखभाल के लिए, तो उन लोग का नाम भी लिखा गया क्योंकि वो अपने पुण्य का बारे में परपेचुअल लिखने चाहते। तो उन लोग का नाम है, एक है भ्रुकुटी वर्मन, एक है अचल वर्मन। अब दोनों ने कहा हम लोग क्षत्रिय वणिक है। ये कौन के किस्म है? आप क्षत्रिय होंगे तो वणिक नहीं बनेंगे, वणिक नहीं होगे तो तब क्षत्रिय नहीं होने पाएंगे। और आप जो धन कमाए थे तो वो तो गंदा धन है, तो मंदिर तो ले लिया। कौन धर्मशास्त्र से बात करेंगे? धर्मशास्त्र को बात जितना कम हो वही बेहतर है। ये मेरी एकदम साफ साफ बात है। धर्मशास्त्र को हटा दीजिए। लेकिन आप आदर्श स्थिति में बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऐतिहासिक लिहाज से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ऐसा बुद्ध के आदर्श पूछिए तो धर्मशास्त्र का आदर्श से नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अब महावीर के आदर्श पूछिए, वो नहीं। प्रोफेसर चट्टोपाध्याय जल्दी से आप जवाब दीजिए, फिर मुझे ब्रेक लेना है। अब बुद्ध का आदर्श में क्या वर्ण व्यवस्था नहीं है, ऑर्डर चेंज हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया। बट बुद्ध नेवर सेड दैट वर्ण इज इरेलेवेंट। Buddha's society is also Varna society. Word only, right. Now, whether you accept Dharma Shastra as reflecting the total reality of the society, that's a different thing. But we can't wish away Dharma Shastra. Right. Because social reality is the reality of division between the upper burners and the lower burners. For example, if you have a chamar in a society, can the chamar easily change his occupation? Can he? Suppose if he starts selling the milk, there will be people to buy it. If a chamar's son is born, can he be claimed to be a Brahmin on the basis of his occupation? Right. This is this heredity. What you inherit is very important. Right. There are very many examples of social mobility. A Brahmin can be a Shartava in Mudradakrash, in Mitchakatikam. The hero is the Brahmin, but he is poor. मुझे फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन किस तरह से भी तमाम वर्ण व्यवस्था के बावजूद भी जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो आधुनिक दुनिया है और आधुनिक भारत है, किस तरह से सब कुछ बदल जाने के बाद, इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद भी जो जाति व्यवस्था है, क्यों वो हमारे सीने से इतनी जकड़ कर रही है, इसकी क्या वजह है? ब्रेक के बाद ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मुगल शासन और ब्रिटिश शासन में जाति की क्या हाल रही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जाति व्यवस्था भारत में कैसे पनपी और कैसे अलग अलग रूपों में हमारे सामने आई हो और अब आधुनिक भारत में किस तरह से हमें नजर आ रही है। डॉक्टर झा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ इस सेगमेंट की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अलग अलग जो चीजें थी उस पर कब्जा किन किन जातियों का हुआ, और सबसे पहले ये भी कहा जाता है कि जो गर्भगृह था, जो ज्ञान का पूरा भंडार था, उस पर जो ब्राह्मणों का कब्जा हुआ, उसने कहीं ना कहीं उन्हें एक ऐसे पेडेस्टल पर लाके खड़ा कर दिया जहां से सब कुछ छोटा नजर आने लगा। ये कैसे हुआ? ये पूरी प्रक्रिया कैसे हुई कि जो गर्भगृह था उस पर ब्राह्मणों का कब्जा हुआ? ये जो ज्ञान का गर्भगृह आप जिसको बता रही हैं, ये तो ब्राह्मणों का कब्जा, ब्राह्मणों ने शुरू से ही कब्जा कर रखा था। और इसीलिए जो ऋग्वेद के बाद वाले अंश में जो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में जो कहा गया है कि वो ब्राह्मण सिर से पैदा हुआ और क्षत्रिय बाँह से पैदा हुआ और वैश्य पेट से और शूद्र पाँव से, ये पूरी थ्योरी जो है ये इंडिकेट करती है कि ब्राह्मणों ने शुरू से ही अपनी हेजीमनी कायम कर रखी थी।
इसलिए धर्मशास्त्र में जो कुछ लिखा गया है, धर्मसूत्र हो, स्मृति हो या निबंध हो, कमेंट्रीज हो, सब में ब्राह्मणों का वर्चस्व, उनकी हेजिमनी नजर आती है। उन्होंने जो रूल्स फ्रेम किए अपने ग्रंथों में, वो मेरी समझ से ज़्यादातर अपर कास्ट के लिए ही थे। और जैसे डॉक्टर चक्रवर्ती ने कहा कि दूसरे लोग जो थे, जो इस अपर कास्ट से बाहर थे, उनका जो परसेप्शन था सोशल रियलिटी का, या उनका जो परसेप्शन था जाति व्यवस्था का, सोशल सिस्टम का, वो ब्राह्मणों के परसेप्शन से बिल्कुल अलग था। ये बात सही है, मैं इससे एग्री करता हूँ। तो शुरू से इनका वर्चस्व रहा, इनकी हेजिमनी रही, और बाद में कालांतर में भी ये देखने को मिलता है कि ब्राह्मणों ने कभी भी अपना कब्जा ढीला नहीं किया उस पर, है ना। तो इसीलिए उनका कब्जा रहा। और इसमें और क्या कहा जा सकता है, ब्राह्मणों ने हथियार लिया शुरू से। आप ये कह रहे हैं सबसे ताकतवर जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले ज्ञान पर अपना कब्जा कर लिया, और ज्ञान से ही ज्यादातर लोगों को बाहर रखा गया, और शायद ये भी एक वजह रही जिससे रिजिडिटी बनी रही। लेकिन जो प्रोफेसर चक्रवर्ती बार बार कह रहे हैं कि धर्मशास्त्रों को इतर करके देखने वाली बात, कितना आप उससे सहमत हैं? उसमें ऐसा है ना कि जो लोग बाहर धर्मशास्त्र को नहीं भी मानते हैं, वो भी किसी न किसी स्तर पर धर्मशास्त्र को एक आइडियल तो जरूर मानते हैं कि ये सही बात है, हमको कोशिश करनी चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो उनको ये लगता है कि हमने नहीं किया। या ब्राह्मण लोग जो हैं वो कहते हैं कि भाई ये आपने नहीं किया धर्मशास्त्र के मुताबिक, अब आप प्रायश्चित कीजिए। और प्रायश्चित क्या है, या तो व्रत कीजिए या हमको खाना खिलाइए, भोजन करवाइए। तो ये सब जो चीज़ें धर्मशास्त्र में लिखी गई हैं, धर्मशास्त्र में एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो प्रायश्चित ही से है। तो जो लोग ये नॉर्म्स वायलेट करते हैं उनको प्रायश्चित करना है। तो यानी डॉक्टर झा, ये पॉसिबल नहीं है कि ये संभव नहीं है कि आप किसी धर्म को माने, हिंदू धर्म को माने और धर्मशास्त्र को ना माने? संभव हो सकता है, लेकिन ये सब इस पर निर्भर है कि आप हिंदू धर्म का कौन सा सेक्ट आप मानते हैं, इस पर भी है। कई सेक्ट्स हैं जो कि धर्मशास्त्र को नहीं मानते हैं, कई सेक्ट है जो कि ब्राह्मणों की सुपीरियरिटी। क्या वहाँ जातियां कमजोर हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वहाँ भी ब्राह्मणों का वर्चस्व है, लेकिन वो जाति प्रथा को हो सकता है नहीं मानते हो। काफी लोग ऐसे, जैसे भक्ति सेंट्स तो नहीं मानते हैं, लेकिन उनमें भी तो है जाति प्रथा, जहाँ तक मुझे लगता है कि उनमें। प्रोफेसर चट्टोपाध्याय, you talked about the basis of caste being occupation. There is another argument that caste was formed because they wanted to do the division of labor, and this was probably an apt way of doing it. Dividing the labor. Do you really buy this argument? Again, I would say that Ambedkar again said and defeated this argument. The division of labor in that form exists in all other societies. I mean, it's not only Indian society. Why only in Indian society do you have Varna? It exists, yeah. Because of the ideological hold of the Varna system. Occupations are many, but occupations are arranged in a hierarchical order, and there the Varna system is very important. And to say that outside the upper classes, the Brahmins and the Kshatriyas and so on, the others don't recognize Dharma Shastras, it's not true, because you internalize what is. I will give you an example. You see, you know the author of Pather Panchali, very well-known author in Bengali. In his diary, he writes about a visit to a village which was dominated by the Muslim gentlemen, and he was a guest at a Muslim gentleman's house who refused to give him food, provide him with fruits and other resources, but refused to give him food because he thought that he would be committing a sin by feeding a Brahmin. And I have had the same experience as a village boy in my childhood. So even if you are outside the caste system as an untouchable, then it's not that you don't recognize the importance of the Dharma Shastra, because you internalize the values of the caste system, the ideology itself within your system, because you are a part of the same society.
Now, since you've talked about different religions, and since I also intended to discuss, different religions, that what kind of influence other religions had of the caste system, let's start with Islam first. I mean, there's nowhere in Quran where caste word is used even once. Why and how do you think, this system of caste actually transcended into Islam? Because system of caste is a system of stratification also. It's a way of dividing the society into different orders. Now, a Brahmin, a Kshatriya and an untouchable, they are a part of the same system, but placed in different different layers of the society. And this system can be valid for other religious, because you can't confuse this system with religion alone. It's a social institution as well, and the social institution can have validity in Hinduism, it can have validity So what I'm trying in to ask Islam. you is that, say in context with Hinduism, the authority is driven from the holy book. When the holy book for the Muslims is Quran and the caste is not mentioned, doesn't find a mention there, then why, despite this, why the caste system is still being seen in the entire Indian subcontinent? It's pretty prevalent in Muslim societies. I will ask you in return. Guru Nanak said that he is neither Hindu nor Muslim, and he didn't believe in the caste system because everyone was equal to him. Why is there caste system No, in I'll talk about Sikhism? Sikhism. I will come to the Sikhism, but first let's discuss Islam. Do you want to respond to this, Professor Sahu? Yeah. पर्सनली व्यक्तिगत रूप से मैं ये बोलना चाहूँगा, इस्लाम जब आया, सल्तनत का पीरियड हो या मुगल का पीरियड हो, कोई भी नहीं चाहे जाति व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए जो सिस्टम था उसको बरकरार रखे, क्योंकि वो बरकरार रहने से स्टेट को जो रिसोर्सेज चाहिए था, जो टैक्सेस चाहिए था, जो रेवेन्यू चाहिए था, वो सिस्टम बरकरार रहने से वहां से उनके पास आ सकता था कि जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो उसको मैनेज कर रहे हैं, इस चीज को मैनेज करने के लिए सुल्तानेट को भी, मुगल को भी आसानी प्राप्त हो गया, इसलिए उस सिस्टम बिगाड़ नहीं। ये बिगाड़ नहीं, दूसरा उससे फायदा निकलता है, जो सामाजिक व्यवस्था है और द मेजॉरिटी ऑफ इंडिया का जो निवासी थे वो कास्ट सिस्टम में ऑलरेडी बटे हुए थे। अब इस्लाम में जब आया, इस्लाम में यहाँ से इसी सिस्टम से लोग कन्वर्ट हुए, तो सिस्टम से जब कन्वर्ट हुए, अब जो डाउन ट्रॉडन लोग थे डिफरेंट कैटेगरीज में बटे हुए जातियों में, जो कन्वर्ट हुए, उनको जो ओरिजिनल इस्लाम के लोग हैं, जो इस्लाम आया था इंडिया में बाहर से, वो लोग इनको बराबर नहीं मानते हैं। एंड सो दैट यू आर डाउनग्रेडेड पीपल, यू आर न्यू कन्वर्ट। लेकिन जब जाति का कॉन्सेप्ट नहीं था तो फिर जाति आई कहाँ से? वो जातियां ली कैसे गई फिर? नो, when you're talking about जाति ने हाई एंड लोग के यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर एक धोबी था और अगर वो मुस्लिम बना तो वो धोबी मुस्लिम ही धोबी बन गया। धोबी क्या काम किया, धर्म में बदल लिया, मैं बन गया मुस्लिम, लेकिन मैं अगर धोबी हूँ या कमार हूँ या पॉटर हूँ, वही काम कर रहा हूँ। एंड देयरफॉर that two kinds of disabilities, one, the work I am doing is not considered to be prestigious in general society। तो आप ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मुगलों के लिए ये बात ठीक रही कि जैसा है वैसा बना रहने दीजिए, और फिर कन्वर्जन ने भी इसको कहीं ना कहीं कन्वर्जन में भी जो हुआ, जो इस्लाम आया था, which talks about egalitarianism, that egalitarianism प्रिंसिपल में रह गया, सत्यता में जो इस्लाम के अंदर न्यू कन्वर्ट्स आए, उन जाति प्रथा जैसे था उसी सिस्टम में। हालांकि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसमें तो कहीं भेदभाव तब भी नहीं दिखा और अब भी नहीं। जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो मैंने मान लीजिए ईद मनाते हैं या और कुछ पर्व मनाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो उसमें तो गले मिल लिए, वेदर इन मस्जिद, मोती मस्जिद वगैरह, एक दूसरे गले मिल लिए, बड़ा है छोटा है, उस जाति का है उतना उस जाति का नहीं, हम कर लिए। लेकिन जब सामाजिक दैनंदिन कार्यक्रम जब होता है उसमें ये फर्क देखने को मिलता है, तो शादी विवाह में भी देखने को मिलता है, सोशल इंटरेक्शन में भी देखने को मिलता है, हर एक लेवल में समाज में मिलता है, क्योंकि जाति प्रथा by the 14th-15th century was coming alive in large parts of the country। शॉर्ट में कहिए, फिर मैं जाऊंगी प्रोफेसर चक्रवर्ती की तरफ। I just wanted to qualify this by saying that it's not only the Indian population which became Muslim that retained the caste system, even those who came from outside, there was a gradation among them, because purity of blood, because purity is one dimension of the Varna Vyavastha, which we have not been discussing at all, because Brahmin is the purest,
and how distant you are from the Brahmin in that order also determines whether you are untouchable, whether you are Shudra, whether you can go up the ladder. And this purity principle applies also to the new Muslims coming into India, who didn't have the caste system, who didn't have the Varna Vyavastha. As soon as they land into this world, they got contaminated. Whether you are from Iran or whether you are from Central Asia, Right. that made a very, very big difference. So this ethnic difference also determined the purity of your order. Right. Professor Chakrabarti, let's talk about Sikhism. Sikhism was considered to be a modern religion, somebody who did not believe in any other religion. You also say that, Guru Granth Sahib actually has different vanis, for different kind of people, for people from different religions. But despite this, all of this, you see the dominance of Jat Sikhs, on Gurudwaras and all of that happening. Even there's no intermarriage, not many intermarriages are happening, among Sikhs also. Why and how that happened? In this problem of intermarriage, there is always this notion of purity and pollution. As Professor Chattopadhyay first mentioned, जिनके हाथ पे मैं खाने नहीं पाऊंगा, जिनके हाथ से मैं पानी पीने नहीं पाऊंगा, उनके साथ वैवाहिक संपर्क कैसे चलेगा? सो एक दीवार खड़ा कर दो. एंड दैट आप बाजार में भी जाइए, यू विल फाइंड द मोस्ट ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण इज पिकिंग अप फ्रूट, और वो कच्चा खाना जिसको बोलते हैं, nobody questions from whom I have taken the food. जब भी पक्का खाना हुआ, पानी मिलाया और कुछ मसला मिलाया, देन आपको हाथ से ये कानून है कि इसको प्योरिटी पॉल्यूशन का मामला आ गया. एंड विद दैट प्योरिटी पॉल्यूशन के क्या है, आप कौन काम से लागू हुए हैं, आपका काम को जो हायरार्की में है उसमें प्योरिटी पॉल्यूशन लगा दिया गया. क्या मैं पेड़ों के फूल लगा के मैं देवता का मंदिर में डालता हूं, मैं माली हूं, थोड़ा मेरा ऊपर है, मैं मछली बेचता हूं, ये मेरा नीचू काम है. लेकिन मैं फूल बेचूं के बारे में अगर पर्टिकुलरली सिर्फ सिखिज्म की हम बात करते हैं कि कैसे हुआ, अगर ऐतिहासिक पन्ने हम पलटे और पीछे मुझे लगता है ये क्या सारे जितना ही धर्म के बात करें, कास्ट सिस्टम का धर्म का संबंध है, क्योंकि वो जो बिलीफ सिस्टम है, कौन ऊंचा कौन नीचा, और ये आप ये लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करेंगे तब आपके ऊपर पाप आ जाएगा. दिस इंजंक्शन इज देयर इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑल रिलीजियंस. तो इसके एक बाधा उपस्थित होता है. उसके साथ जाया ये जो काम आपका चलता है, कास्ट सिस्टम के साथ एक बहुत बड़ा आधार है अर्थनैतिक आधार का, क्योंकि आपको हर कास्ट का जो काम दिखाई दिया गया, ये वंशानुक्रमिक है. आपका दादा परदादा करते थे, बाप करते थे, आप ये आ गया. सो कास्ट में आपको कहेंगे, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग पुराने अमल में कहे थे, इसमें सोसाइटी ये एक एडवांटेज देते थे, आपका काम ब्राह्मण लोग सोचेंगे बहुत खराब है, गंदा काम है, एंड ये गंदा काम वो चंडाल का भी होने सकता है, गंदा काम जो फिजिशियन है उसको भी कह सकता है, बिकॉज ही इज हैंडलिंग विथ इम्प्योरिटीज. चलिए अगर जेंट्स के बारे में बात करें, उनमें रीजन को लेके कहीं ना कहीं डिवीजन है. इसमें जो होता है, नहीं तो जेंट्स में क्यों आपको लगता है कि फिलहाल अगर हमने सिखिज्म की बात की, इस्लाम की बात की, जेंट्स का भी जिक्र प्रॉब्लम इज देयर. आपका साथ और कास्ट सिस्टम के बारे में जो काम आ गया, हर रिलीजन में इसमें घुस गया, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक जो फंक्शन ऑफ द कास्ट, इसको कोई ऑल्टरनेटिव कोई धर्म से नहीं लिया, और जो कास्ट के कानून जो है, जो मानते हैं, ये रिचुअल के साथ आ गया, हर धर्म के रिचुअल से आ गया, कोई ना कोई असर से इसको रिचुअल के साथ जोड़ गया, हर रोज का जो रिचुअल है. जी चलिए फिलहाल बात करते हैं कि किस तरह से जो ब्रिटिश इंडिया है, खासकर ये बार बार ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है डॉक्टर झा, ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो कास्ट है वो कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट है. ये एक नई थियरी के तौर पे बार बार हमें बताया जा रहा है कि दरअसल ब्रिटिशर्स ने भी इसको तोड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि और ज्यादा मजबूत किया, उन्हें ज्यादा कन्वीनियंट लगा, और उन्होंने पहले जो है वो उच्च जाति के लोगों को लगातार बड़े बड़े पद दिए, उन्हें ज्यादा सहूलतें दी, उनके साथ ज्यादा भलाई से पेश आए बजाय इसकी निचली जाति के, और फिर इस ऑर्डर को रिवर्स किया और फिर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया. क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए ऐसा है कि जो जब अंग्रेज आए तो उन्हें बहुत तरह की समस्याएं यहाँ थीं, और बहुत कुछ किया उन्होंने, अच्छा किया बुरा किया, जो कुछ भी किया, लेकिन एक जो बहुत ही
मेरा ख्याल है जिसको वो बिना किए रह नहीं सकते थे, वो ये कि यहाँ की जो सोशल रियलिटी थी, जो कास्ट थी, और उसको अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो उनके लिए बहुत काम चलाना मुश्किल भी हो सकता था। लेकिन उस बात को आप अलग छोड़ दीजिए, उन्होंने कास्ट को कैसे रिजिड किया, ये चीज़ इससे जाहिर है कि जब उन्होंने 19वीं शताब्दी के आखिर में सेंसस शुरू किया तो उसमें उन्होंने कास्ट सेंसस भी रखा। अब ये बात अलग है कि इधर हाल में उसको लेके कुछ कंट्रोवर्सी हुई है, लेकिन वो कास्ट सेंसस जो था वो इट वाज ए प्रोसेस ऑफ एन्यूमरेशन, जिसमें कि किस कास्ट का कौन आदमी था, कितने थे, और वो एक क्लासिफिकेटरी मॉडल हुआ और उसकी वजह से वो कास्ट जो है वो रिजिड होता गया और भी। लेकिन बहुत बार ऐसा भी हुआ कि लोगों ने अपना कास्ट बदल करके नेक्स्ट इस सेंसस में कुछ है, अगले सेंसस में कुछ है, ऐसा भी हुआ है। तो ये कहा जा सकता है, इतिहासकार ये कहते हैं कि सेंसस ही बड़ी वजह है कास्ट के बढ़ने की। नहीं, ऐसा नहीं है, कास्ट सेंसस के पहले से है, लेकिन सेंसस का ये सेंसस की एक भूमिका रही है कि उसको और रिजिड करने में ये भूमिका रही है। लेकिन ये भी सच है 1931 से फिर अब तक क्यों नहीं ऐसा हुआ कि कास्ट बढ़ी, अगर इस आर्ग्यूमेंट को माना जाए? कैसे? 1931 तक ही सेंसस हुआ जो अंग्रेजों ने कराया, जाति के जो बुनियाद पे हुआ। तो अगर ये आर्ग्यूमेंट माना जाए, कुछ लोग ये कहते हैं कि इसकी वजह से भी जाति और रिजिड हुई, बढ़ी, तो क्यों नहीं इतने सारे सालों में जाति कमजोर पड़ी जबकि जाति की बुनियाद पे सेंसस नहीं हुआ? इसलिए कि देखिए, स्वतंत्रता के बाद तो जाति व्यवस्था का जितना दुरुपयोग किया है लोगों ने, चाहे नौकरी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे जहाँ तहाँ, इतना ज़्यादा इसका यूज़ या मिसयूज़ हुआ है कि इसका कमज़ोर होना वैसे हमारे दिमाग में कमज़ोर हो गया है, लेकिन जब मौका आता है तो लोग तो यूज़ करते हैं ना उसका। तो एक स्तर पर आपको लगता है कि कमज़ोर हुआ है, लेकिन वास्तविक स्तर पर मेरा ख्याल है वो बहुत कमजोर नहीं है। चलिए, बिल्कुल कार्यक्रम के आखिरी दौर में हम फिलहाल पहुंच गए हैं। प्रोफेसर चट्टोपाध्याय, आई वुड लाइक टू नाउ कम टू मॉडर्न इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया. I want to discuss about the policy of reservation and also the movements which were directed towards the anti-reservation plank. How do you see these two movements going on? What kind of benefits do you think we've been able to provide to people belonging to lower caste due to reservation? Well, I can't give you an academic answer on this because it's too close to my own time and I have my personal position on this. I can only... What's your personal position then? Well, I will not spell it out right now, but I have always felt, particularly with my background in the village, that there is so much of discrimination at that level that you can't remedy it at the urban level, at the level of higher education, at the level of job. If you have to tackle this kind of inequality, which is related to the caste system, then you have to tackle it from the ground level, from the roots, not from the top of a tree, which means providing better facilities to the children in the rural areas, tribal areas, and educating them and providing space for them to come up in life. Because otherwise I feel that providing this reservation system or providing opportunities at institutions of higher education or at the job market benefits only those who are already benefited from other kinds of provisions. So we are missing the ground level reality. So is that what your view is? क्या आपका भी यही ख्याल है जिस तरह से कह रहे हैं प्रोफेसर चट्टोपाध्याय की रिजर्वेशन नहीं? पहले तो मुझे बताइए आपका असेसमेंट क्या है, पिछले 50-60 सालों में कितना फायदा पहुंचाया है, खासकर अगर हम बात करें दलित जातियों की, SC ST रिजर्वेशन की? ब्रॉडली मैं प्रोफेसर चट्टोपाध्याय साहब के साथ एग्रीमेंट में हूं। जो लोग फायदे में है सिर्फ उन्हीं को फायदा हुआ। उसमें मेरा थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी है। क्या आपको नहीं लगता कि दलितों का एक नया मिडिल क्लास पैदा हुआ पिछले सालों में सिर्फ इसी वजह से क्योंकि रिजर्वेशन? मेरा पोजीशन है जो SCs और STs हैं उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, बट विद अ कैविट। एंड जो कैविट है ये क्वालिफाइंग। चलिए, ये बात तो हम फिर कभी चर्चा करेंगे कि होना चाहिए या नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपका असेसमेंट क्या है
कि पिछले 50 सालों में कितना फायदा हुआ है, और अगर नहीं होता रिजर्वेशन तो क्या किस तरह का सोशल कॉन्फ्लिक्ट हम देख रहे होते हैं? दलितों का फायदा हुआ है, लेकिन ये फायदा होने में जो इस तरह से विस्तार होना चाहिए था, ये फायदा जो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, स्प्रेड आउट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, क्योंकि ये 2 जनरेशन में फायदा को बंद नहीं किया गया। इफ आई गेट रिजर्वेशन एंड माई सन गेट्स रिजर्वेशन, इट शुड एंड देयर, सो माई ग्रैंडसन शुड नॉट बी एलिजिबल टू दैट, सो दैट जब नहीं होगा दूसरा परिवार को बेनिफिट होगा। मैं ही अपने ही परिवार में 6 जनरेशन तक लेकिन दलील तो इसके पीछे ये है कि जो लोग हजारों साल तक सताए गए, अगर उन्हें कुछ बेवजह भी फायदा मिल जाता है तो इसमें क्या हर्ज है? नहीं, रिजर्वेशन इसलिए हुआ है कि दलितों का उद्धार हो। और एक ही परिवार या 6 परिवार का उद्धार हो, बाकी 60 परिवार का नहीं हो, ये अपने आप में गलत है। 2 जनरेशन तक आपको रिजर्वेशन दिया गया, उसमें अगर आप तीसरा जनरेशन का भलाई गारंटी नहीं कर सकते हैं, यू नॉट वर्थ इट। चलिए that is tackling it at the wrong level. चलिए, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि ये डिबेट प्रो और एंटी रिजर्वेशन में तब्दील हो जाए। प्रोफेसर चक्रवर्ती, ये बताइए कि पिछले 50 सालों में जो फायदा नुकसान हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट्स थे, दलीलें थी इसके फेवर में कि क्यों होना चाहिए रिजर्वेशन, क्या आपको लगता है वो वैलिड थी? और अब जिस स्थिति में हम देख रहे हैं, ना, मैं तो ये कहूंगा क्या, ये जो हम लोग इस रिजर्वेशन में बोलते हैं, व्हाट इज कॉल्ड इन द यूएस द अफर्मेटिव एक्शन, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, अफर्मेटिव एक्शन का जरूरत है, मैं मानता हूं। हाँ, इसमें कैविएट ये ना होना चाहिए कि अब कहां ये लागू हुआ है। ये जो हम लोग अफर्मेटिव एक्शन किए हैं चट्टोपाध्याय साहब से मैं आंशिक मैं मानता हूं कि ये सब हुआ है अपर लेवल के लिए। जब आपका जीवन का कई साल आपको बीता गया है, नॉट एट द बेस लेवल, एंड पर्टिकुलरली शिक्षा के बारे में जहां रिजर्वेशन का एकदम बुनियादी स्तर पे होना था। तो यानी आप ही कह रहे हैं स्कूल से शुरू होना चाहिए था? स्कूल से एवं क्योंकि गांव का स्कूल से एकदम जो इंटीरियर विलेज में, आप उधर से शिक्षा के ऊपर जो और जीवन धारण के जो हेल्थ के ऊपर आप ये ज्यादा सुविधा देंगे दलितों लोग के लिए, ये एकदम जरूरी है। क्योंकि आप ऊपर में आने के बाद, हायर एजुकेशन के जाने के बाद इसके जो सुविधा आते हैं, इसमें पूरा फल नहीं आया। लेकिन मैं जरूर मानूंगा, ये जेएनयू में बैठ के हम लोग देखे हैं, हम लोग को बहुत स्टूडेंट है जैसे बैकग्राउंड से आए हैं, ये रिजर्वेशन नहीं होता तो फर्स्ट जनरेशन पता नहीं क्या हालत हो रही होती। फर्स्ट जनरेशन, मैं आपको ये बताता हूं, हमारे पास इधर से पिछड़े वर्ग को स्टूडेंट आए, महिला स्टूडेंट आई है, जिनको ये रिजर्वेशन के सुविधा होने के बाद जो उनको वृत्तियां मिली, सबसे बड़ी बात जो कॉन्फिडेंस आया, बिल्कुल, ये मुझे सबसे आनंद लगता है। क्या इन लोग को पर्सनैलिटी नहीं, और आप और प्रोफेसर चट्टोपाध्याय ये बात जरूर कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ सही लेवल पे इसको डील ना किया होगा, लेकिन उसके बावजूद ये भी बिल्कुल ताजा डेटा है राज्यसभा में, जिसमें A ग्रेड में जो नौकरियां हैं उसमें अभी भी 78% सिर्फ अपर कास्ट हैं। ये सारा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होने के बाद, उस लेवल पर होने के बाद भी है। एंड पर्टिकुलरली ये मैं पूरा नहीं मानता कि अब रिजर्वेशन अब इतना दे गए हैं तो ये प्रगति से ठीक काम नहीं होता है। ज्यादा अब बंटवारा कर दिया है इन लोग को लिए। अब देखिए पूरा साउथ इंडिया में रिजर्वेशन इज वेरी हाई, तो सारे इंडिया का जो आप आर्थिक विकास भी देखेंगे, साउथ इंडिया का भागीदारी कितना है, तो इतना हाई परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन होने में उसमें कोई फर्क नहीं आया। उन लोग अग्रगति होते चलते। दैट इज वेरी क्लियर। प्रोफेसर, क्या ये बात मानेंगे हम कि अब जो एंटी रिजर्वेशन अफर्मेटिव एक्शन एंड शुड बी कंटिन्यूड विद सम कैविएट, डेफिनेटली। यानी कि जब भी हम इस बात पे चर्चा करते हैं, हम जानते हैं चर्चा जो है वो बिल्कुल फायरी हो जाती है, उस सब के बावजूद भी क्या आपको लगता है कि अभी फिलहाल हम इस आइडिया के साथ, इस विचार के साथ सेटल हो चुके हैं कि भारत में रिजर्वेशन चलेगा? जो एंटी रिजर्वेशन जो मूवमेंट्स थे, आपको लगता है वो शांत हो गए हैं? वो तो अभी के लिए शांत हो गए हैं, और शांत हो जाना भी चाहिए, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसको हिस्टोरिकली एक्सप्लॉइट किया गया है, उनके लिए रिजर्वेशन होना अपने आप में कोई गलत काम नहीं है। बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल कार्यक्रम खत्म करने का समय आ गया। प्रोफेसर झा, आपसे आखिरी बात में ये जानना चाहूंगी कि वेस्ट में लगातार हम रेस बात सुनते हैं, क्या ये बात सही है कि रेस और भारत में कास्ट ये एक दूसरे के बराबर है, समानांतर है? इस पर तो काफी झगड़ा हुआ है सोशियोलॉजिस्ट में और हिस्टोरियंस में। यूनाइटेड नेशन में इस बात को जाके कुछ दलित थिंकर्स कह के आए, लेकिन सरकार इस बात को स्वीकार नहीं करती। स्वीकार नहीं कर रही, इसलिए मैं क्या कहूँ। आपका क्या ओपिनियन है? मैं समझता हूँ दोनों अलग अलग चीजें अलग है, मुझे लगता है ऐसा। लेकिन अब जो पंचों की राय है मैं मानूंगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप
क्या हम मान सकते हैं जो रेस है यूरोप में और बाकी दुनिया में भर में, भारत में वो कास्ट है? नहीं, नहीं, रेस का कॉन्सेप्ट ही तो गलत है। सबसे बड़ी बात रेस का कॉन्सेप्ट ही तो अबंडेंट हो बात गया। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये बताइए कि वो जातियां जिनको रिजर्वेशन प्राप्त नहीं है और वो जातियां जो पिछड़ी हैं, वो लोग जो पिछड़े हैं, अब उनके लिए आगे क्या होना चाहिए? उनके लिए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। I mean, you have to educate them, and those who want to continue. How to educate them? You have to go to them. You have to find out how they are living, get acquainted with their problems, and then find the remedies for them. The remedies are available, but you have to reach them. प्रोफेसर साहब, आप मानते हैं वाकई अभी भी कुछ जातियां ऐसी हैं जो उस पूरे एम्बिट से बाहर निकल गई हैं और जिनको जरूरत है कि उस दायरे में लाने की, रिजर्वेशन न सही कुछ और सही? नहीं है, क्योंकि हम लोग जो पिछड़े हुए वर्गों का बात कर रहे हैं, एससी हो या एसटी हो, जिनका बात करते हैं, उसमें जो फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, उनको किस तरह से इस सिस्टम के अंदर लाया जाए, उनको किस तरह से टीच आउट हो और उनको बेनिफिट मिले, ये देखना स्टेट सिस्टम का जिम्मेदारी है। एग्जाम्पल दूंगी, जैसे एससी एसटी में अगर देखा जाए, एससी का खासकर, उसमें सिर्फ मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को नहीं संविधान में शामिल किया गया है, बाकी तमाम जातियों के लोग जो हैं, धर्मों के लोग शामिल हैं। आखिरी बात मैं ये कह रहा था कि जैसे रिजर्वेशन को लेकर झगड़ा तो बहुत है, चलेगा झगड़ा भी। मैं नहीं समझता हूँ कि ये मूवमेंट एंटी रिजर्वेशन या प्रो रिजर्वेशन खत्म होने वाला है अगले कुछ सालों तक। लेकिन ये मुद्दा उठाना या मुद्दा उठता है कि लोगों को अभी रिजर्वेशन चाहिए कि नहीं। आप देख लीजिए कि इस देश में जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, उसका कितना प्रतिशत है जो दलित है और जो कितना प्रतिशत है जो ट्राइब है, ट्राइबल पॉपुलेशन है। और अगर इसको आप देखें कि क्या परसेंटेज है इनकी, उस हिसाब से अगर आपके टास्क फोर्स हो कोई सरकार के पास और उस एरिया में जाकर देखे कि उनका लिविंग कंडीशन क्या है, चाहे उनकी शिक्षा की व्यवस्था क्या है, उनके लिए अगर कुछ किया जा सकता है तो सरकार को करना चाहिए। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। मैं मुझे कार्यक्रम में खत्म करना होगा। जी, you see, we talk about the poor people, the Dalits and others, and look at what was happening in Odisha. We thought that the Konj tribe, one of the most primitive tribes living in isolation in Odisha, their solution was sending the Vedanta steel to their habitat area. फिलहाल इस डिस्कशन को, इस बहस को मुझे यहाँ खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का और दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।